आज अपन पढ़ने वाले हैं कारक। कारक प्रकार, कारक प्रकार। थोड़ा कारक के विषय में हमें सामान्य जानकारियां होनी चाहिए कि कारक होता क्या है। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके विषय में बहुत से बच्चों को जानकारियां, आधारभूत जानकारी जिसे अपन मानते हैं, वो नहीं होती है। अभी जैसे कि धातु रूप याद करिए, पढ़ती पढ़ता है, पठंती वगैरह वगैरह सब कुछ। विभक्तियों में शब्द रूपों में देख लीजिए, रामेण रामो रामा प्रथमा, रामो रामो रामा द्वितीय, रामेण राम, जो कुछ भी है सारी चीजें। अब जो नए बच्चे होते हैं उनके सामने समस्या ये आती है कि आखिर ये विभक्तियां काम कहाँ आने वाली है। ये राम शब्द ले लो, हरि शब्द ले लो, गुरु शब्द ले लो, ये एक ही शब्द के इतने इतने प्रकार हो। आखिरकार ये काम कहाँ आने वाले हैं, इनकी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, ये विभक्तियां किस लिए काम आने वाली है, ये कारक होते क्या है। आज कारकों से हम विभक्तियों को जोड़ करके थोड़ा समझेंगे कि ये कारक हैं क्या, इनकी भूमिका क्या होती है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कारक। कारक शब्द किससे बना है? इसमें मूल जो धातु है वो है क्री प्लस रूल प्रत्यय। अब ये रूल प्रत्यय से कारक कैसे बना, ये लगने से बनता है कारक। मगर अब इससे इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, इसको डिटेल से अपन जब कभी प्रत्यय पढ़ेंगे उसमें अपन इस प्रकरण को देखेंगे। अभी आप इतना सा याद रखिए कि क्री धातु में ऋण प्रत्यय लगने से कारक बनता है। अभी जैसे कि ऋण प्रत्यय लगने से दूसरा जो शब्द बनेगा पाठक बनेगा, पाठक यानी पढ़ने वाला। उसी प्रकार से कारक यानी करने वाला। इस कारक का मतलब हो गया क्रिया जनकत्व कारकत्व। इसका जो अपन मीनिंग देखेंगे तो क्रिया जनकत्व कारक, क्रिया जनकत्व कारक। थोड़ा इसको खोल करके समझिए, समझ में आएगा कि ये है क्या। रटने की जरूरत नहीं है। कारक एक विषय ही ऐसा है कि उसे अगर अपन रट के पढ़ेंगे तो व्यावहारिक रूप से काम नहीं आने वाला है। क्योंकि कारक जो आपके कहीं काम आएगा ना, ये आप सेकंड ग्रेड ले लीजिए, फर्स्ट ग्रेड ले लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा ये विषय अगर कहीं जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा हुआ है अनुवादों के प्रसंग में। कहाँ जुड़ा? अनुवादों के प्रसंग में। अब ये अनुवाद एक व्यावहारिक नॉलेज के बेस पर चलता है। हम इसे रट करके किसी का अनुवाद नहीं कर सकते। अशुद्धि संशोधन के विषय में भी आपके ये बहुत ज्यादा आगे काम आने वाला है। इसलिए थोड़ा हमें इसको बेसिकली मतलब गहराई से समझना पड़ेगा। क्रिया जनकत्व कारकम, क्रिया जनकत्व यानी क्रिया की उत्पत्ति, जिससे इसकी उत्पत्ति होने वाली है वो अपने काम आएगा कारक। क्रिया को उत्पन्न करने वाला या क्रिया को संपन्न करने वाला, क्रिया को संपन्न करने वाला, संपन्न करने वाला जो होगा, संपादित करने वाला जो होगा वो होगा कारक। क्रिया जनकत्व कारकम। जैसे कि थोड़ा इसको समझिए, राजा देता है, राजा देता है, इसी को संस्कृत में कहेंगे अपन नृपः ददाति। इस वाक्य को देखिए, ये नृपः क्या हो गया? कर्ता हो गया। ददाति क्या हो गई? क्रिया हो गई। अपन ने जो ऊपर परिभाषा लिखी है उस हिसाब से क्या हो गया? जो क्रिया को करता है, जो क्रिया को संपादित करता है वह कारक है। इस वाक्य में क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? कर्ता कर रहा है, नृपः राजा। इस देना क्रिया का जो कर्ता है, इस देना क्रिया को संपादित कौन कर रहा है? संपादित कर रहा है राजा।
इसका मतलब ये हो गया इसके हिसाब से कि भाई जो कारक है वो नृप है, कारक है वो नृप है, बस इसका मतलब तो हो गया कि नृप ही कारक है। इसके अलावा इसका मतलब और कारक कुछ नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये परिभाषा है ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, थोड़ा इसमें कुछ और छूटता है। जब ये वाक्य पूरा होगा, कब होगा? जब ये बताए कि राजा गाय देता है। गाय कहां से देता है? गौशाला से देता है। फिर गाय किसको देता है? ब्राह्मण को देता है। ब्राह्मण को कहां देता है? किसी स्थान विशेष का नाम होगा। तो उस प्रकार से वो सारी चीजें जो आएगी वो सब मिलकर के कारक है। यूं नहीं कि केवल ये अकेला जो क्रिया को संपादित करता है वो, और संपादित कौन करता है? नृप करता है, तो नृप कारक हो गया, बाकी सारी चीजें मतलब गौण हो गई। ऐसा नहीं होता। इसलिए थोड़ा अपन समझेंगे इसकी जो परिभाषा, जो अधूरी परिभाषा है उसको अपन थोड़ा पूरा करेंगे। और क्रियान्वयी कारक, दूसरी जो इसकी परिभाषा है वो है क्रियान्वयी कारक। क्या है ना? क्रियान्वयी तो कारकत्व, यानी क्रिया के साथ जिसका अन्वय हो, क्रिया के साथ जिसका सीधा अन्वय का मतलब संबंध, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, यानी ऐसी सारी चीजें जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध हो वो सारी चीजें कारक कहलाएगी। अब आपको ध्यान ये रखना है। अभी जैसे कि एक वाक्य अपन लेते हैं, अयोध्या का राजा गंगा के तीर पर गौशाला से हाथों से ब्राह्मण को गाय देता है। देखिएगा, अयोध्या का राजा गौशाला से गंगा तीर पर ब्राह्मण को हाथों से गाय देता है। ये वाक्य देखिए, इसमें हमें क्या करना है? अब अपनी क्रिया क्या है? क्रिया है देता है, क्रिया यही है, देता है। अब अपनी परिभाषा क्या है कि क्रियान्वयी कारकम, यानी जिसका जिन जिन चीजों का भी क्रिया के साथ सीधा संबंध होगा वो सारी चीजें कारक कहलाएगी। वो सारी की सारी चीजें कारक कहलाएगी, ना कि केवल कर्ता। हम ये स्पष्ट कर रहे हैं कि केवल कर्ता का संबंध ही क्रिया से नहीं होता। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका सीधा संबंध क्रिया से होता है। वो अब इसको आगे देखें, राजा देता है, गौशाला से देता है, इसका भी सीधा सीधा संबंध हो गया। गंगा के तीर पर देता है, ब्राह्मण को देता है, हाथों से देता है और गाय देता है। इन सब चीजों का आप देख रहे होंगे किससे संबंध है? क्रिया से। कौन सी क्रिया? देना। देना क्रिया के साथ ये सारी चीजें एकदम जुड़ी हुई है, सीधे तरीके से अन्वित हो रही है। लेकिन थोड़ा इसको और देखिए, क्या अयोध्या का राजा ये इससे जुड़ा हुआ है क्या? इसका इसके साथ कोई सीधा संबंध है? नहीं है। अयोध्या का राजा हो, चाहे जयपुर का राजा हो, चाहे सऊदी अरब अमीरात का राजा हो, उससे लेना देना नहीं है। महत्व की बात है कि राजा देता है, राजा इनसे निश्चित रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो अयोध्या का है कि जयपुर का है कि इसका इसके साथ कोई संबंध नहीं है, सीधा साक्षात संबंध नहीं है। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि तो इसका फिर संबंध किसके साथ है?
तो इसका संबंध इस देना क्रिया से नहीं होकर के इस राजा के साथ संबंध है। राजा कौन है? कर्ता। यानी इसका साक्षात संबंध इस कर्ता से है, न कि क्रिया से। इसलिए हम इसे कारक नहीं मान सकते, इसे हम कारक नहीं मानेंगे। इसका संबंध कर्ता के साथ है, न कि क्रिया के साथ। उसी प्रकार आप देख लीजिए कि राजा ब्राह्मण को गाय देता है, लेकिन किसी काले ब्राह्मण को गाय देता है। अगर यहां इस वाक्य में यह भी होता कि काले ब्राह्मण को गाय देता है, तो क्या काले का संबंध भी देना क्रिया से है क्या? नहीं हुआ। यह भी एक संबंध हो गया, साक्षात संबंध इसके साथ नहीं हो पाता है। इसीलिए इस काले और अयोध्या, इन दोनों का साक्षात क्रिया के साथ संबंध नहीं होने की वजह से अपन इनको संबंध कारक मानते हैं। इसीलिए संबंध कारक को डायरेक्ट कारक नहीं माना गया है, क्योंकि उसका किसी भी क्रिया के साथ साक्षात संबंध नहीं होता है। अगर ये ना भी होते तो भी अपना वाक्य अपने आप में पूर्ण था। इनकी इतनी आवश्यकता नहीं है कि ये काला नहीं होता और ये अयोध्या का नहीं होता तो अपना वाक्य हमें समझ में नहीं आता, या ये वाक्य पूरा अपूर्ण हो जाता। ऐसा भी नहीं है, अयोध्या है तो भी वाक्य ठीक है, ये काला गोरा कुछ भी नहीं है, फिर भी वाक्य अपना बना हुआ है। इसीलिए जो विभक्तियां जो होती हैं, विभक्तियां वो तो होती हैं 7, लेकिन कारक जो होते हैं वो कितने माने गए? 6। कारक 6 ही माने गए, क्योंकि संबंध जो है ना, संबंध उसको अपन ने कारक नहीं माना है। ये आपके समझ में यहां तक मेरे हिसाब से आ गया होगा। अभी अपन थोड़ी सी कारकों के बारे में बात कर लेते हैं। सामान्यतः जो कारक हैं, 6 कारक, उनके विषय में भी अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कर्ता, कर्म, कारण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 कारक अपन ने माने हैं। सामान्यतया कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसमें द्वितीय हो जाएगी, इसमें तृतीया, इसमें चतुर्थी, इसमें पंचमी और इसमें सप्तमी विभक्ति होगी। सामान्यतया मैंने इसलिए कहा है कि बहुत बार कर्ता में तृतीया भी हो सकती है, और वो आगे जो अपन प्रकरण पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि आगे इसमें किस किस प्रकार के अपवाद आ सकते हैं। अभी जहां तक रेट का प्रश्न है वहां तक आपको ज्यादा गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, अनावश्यक आपको अंदर जाने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। कर्ता में प्रथमा होगी, कर्म में द्वितीया होगी, कारण में तृतीया होगी, संप्रदान में चतुर्थी, अपादान में पंचमी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होगी। अब आपको थोड़ा ये समझ में आया होगा, शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि राम शब्द वगैरह जो है वो आपके कहाँ काम आते हैं। हरि शब्द है, गति शब्द है, नदी शब्द है, जो कुछ भी जितने भी शब्द हैं वो हमारे कहाँ काम आते हैं, तो वो यहाँ पर काम आता है।